नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में हम उठाएंगे महाराष्ट्र का मुद्दा, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 साल में काफी सियासी भूचाल देखने मिले हैं। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए। शुरुआत हुई थी देवेंद्र फडणवीस से, फिर उद्धव ठाकरे ने बाजी मारी और उसके बाद जो बाजी आई वो एकनाथ शिंदे के हाथ में आई। वहां जिस तरह की खिचड़ी पकाई है राजनीतिक दलों ने मिलकर, उस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे और उस पर चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आप सबको मिलवा देती हूँ और फिर एक खास रिपोर्ट के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव पंचोली जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से विरम देसाई जुड़े हैं और वो भी अपने व्यूज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर रखेंगे। विरम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ पूरे गुजरात में मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश मेहता सर जुड़े हैं, जो हेडलाइन न्यूज के ग्रुप एडिटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार ये जो ऊंट है महाराष्ट्र का वो किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र एक आर्थिक रूप से इतना ज्यादा सद्धर राज्य माना जाता है, जो भारत देश की इकोनॉमिकल राजधानी जिसे कहा जाता है, और इसीलिए महाराष्ट्र पर सभी की नजर बनी हुई है। एक छोटी सी रिपोर्ट की आखिरकार किस कदर महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में सियासत लगातार बदल रही है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में यानी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके परिणाम 23 नवंबर को डिक्लेयर होंगे। 20 नवंबर में अब बेहद कम दिन बचे हैं। ऐसे में यहां चुनावी माहौल देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है। सत्ताधारी महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा की स्ट्रेंथ 288 सदस्यों की है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 145 विधानसभा सीटों का है। विधानसभा में जिस दल या गठबंधन के पास 145 या इससे अधिक की स्ट्रेंथ होगी, सूबे में उसकी ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी 2 गठबंधनों की लड़ाई थी। यही लड़ाई इस बार भी है, लेकिन गठबंधनों का रूप बदल चुका है। 2019 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी और एनसीपी का कांग्रेस से दोस्ताना था। इस बार के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही एक साथ महायुति में शामिल है। हाँ, फर्क इतना जरूर है कि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली संयुक्त शिवसेना महायुति में थी। इस बार एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना इस गठबंधन में है। एनसीपी महायुति में है, लेकिन शरद पवार महाविकास अघाड़ी में है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टियों में बगावत के बाद नाम निशान गंवाकर नई पार्टी बना चुके हैं और नए नाम और निशान के साथ दोनों नेताओं का ये पहला महाराष्ट्र चुनाव होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की खिचड़ी जमकर पक चुकी है और ये खिचड़ी महाराष्ट्र की जनता को कितनी पसंद आती है, ये देखना काफी दिलचस्प है। तो हमने देखा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से कैसे खिचड़ी पका रहे हैं और कोई कहां जा रहा है और कोई कहां से आ रहा है। यहाँ प्रेम और विश्वासघात की राजनीति हमने देखी और यहाँ नाम और निशान बचाने की और गंवाने तक की राजनीति हमने देखी। हमारे साथ लगातार मेहमान राजनीतिक दलों के जुड़े हुए हैं और सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजीव जी से बात करूंगी। संजीव जी, आखिरकार क्या लग रहा है महाराष्ट्र विधानसभा की जो 288 सीटें हैं, ये जो ऊंट है, किस करवट इस बार बैठने वाला है? देखिए मयूरिका जी, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र के लोग हैं बड़े होशियार हैं, क्योंकि मुंबई ये हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है और हम सब जानते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है कि पूरे विश्व का ध्यान मुंबई पर रहता है और पूरे महाराष्ट्र के लोग जो है, बड़े महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, मराठी कम्युनिटी उसमें से ज्यादा है, तो गांवों में भी काफी लोग बसते हैं। हम गन्ने का पाक है, ये है, तो महाराष्ट्र एक मतलब एक कृषि प्रधान कहा जाए तो जो इंटीरियर में एक राज्य है जी। और
पूरा महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा संजीदा रहा है। और लोग, मैं समझता हूँ इस इलेक्शन में लोग एक ऐसी सरकार चाहेंगे जो स्टेबल सरकार दे, जो अच्छा डेवलपमेंट दे और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की तरक्की करे। जैसे हमने अभी ही देखा था, तो हरियाणा का जो इलेक्शन था, तो सभी लोग कुछ अलग बोल रहे थे, पर लोगों ने क्या चुना? लोगों ने स्टेबल गवर्नमेंट चुनी, लोगों ने डेवलपमेंट चुना। तो इसी जरिए महाराष्ट्र के लोग भी आने वाले दिनों में एक स्टेबल गवर्नमेंट और डेवलपमेंट को चुनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो युति बनी हुई है, उन सभी पार्टियों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको काफी बहुमति से जिताएंगे और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी युति के साथ एक अच्छी सरकार बनाएगी। चलिए, आप कह तो रहे हैं हरियाणा की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात आपने टाल दी, उस पर मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ एक छोटी सी प्रतिक्रिया कांग्रेस की हमारे जो सहयोगी जुड़े हैं उनसे भी ले लेते हैं। छोटी छोटी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विरम जी हमारे साथ है। सर, क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार क्या होने वाला है? भाई, सबसे पहले तो हम बात करें महाराष्ट्र के चुनाव की, लेकिन उससे पहले यहाँ पैनलिस्ट जो है और आपके दर्शक हैं उनको मैं नूतन वर्ष अभिनंदन करता हूँ और नया साल उनका बहुत ही बढ़िया जाए, ऐसी याचना करता हूँ भगवान से भी। और महाराष्ट्र की चुनाव की जहां तक की बात है, मेरे मित्र अभी जो बोल रहे थे पंचोली जी, एक स्टेबल सरकार की जो बात कर रहे थे, सरकार वहां पर स्टेबल ही थी। जहां सरकार एमबीए की जहां पर बैठी हुई थी, उनमें से जिस तरह से कैसे तोड़ मरोड़ के लोगों को अपने पक्ष में लेकर किस तरह से सरकार को तोड़ा गया, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि वहां पर अजीत पवार को कैसे, जिसको हमारे प्रधानमंत्री कहीं पर बोल रहे थे कि 70,000 के घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि छोड़ा नहीं गया, उन्हें अपने पक्ष में ले लिया, पकड़ लिया और उनको मुख्यमंत्री का वो नायब मुख्यमंत्री भी वहां पर बना दिया। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है और महाराष्ट्र की जनता ये बखूबी जान चुकी है कि ये लोग गद्दार हैं, गद्दारी कर रहे हैं, सत्ता के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं। जैसे कि आजादी की जो लड़ाई जहां लड़ी जा रही थी और इस देश की जनता के साथ गद्दारी, जो स्वतंत्र सेनानी जो आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों के पक्ष में जाकर जो स्वतंत्र सेनानियों की जो वो लोग जो जासूसी करवा रहे थे, वो सारे भली भांति सारे लोग जान चुके हैं। और इस बार के जो परिणाम जो आने वाले हैं, वहां महाविकास अघाड़ी अपनी सत्ता संभालने जा रही है। चलिए, जोड़ तोड़ की राजनीति पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, और जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो पूरे देश ने देखी है। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जगदीश मेहता सर है, जो बहुत ही बारीकी से पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। सर, क्या मानते हैं? दोनों दल अपने अपनी ओर से पूरे दावे कर रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक जो देख रहा है, जो सोच रहा है, वो एक पत्रकार से बखूबी और कौन जान सकता है? आपका क्या मानना है? मयूरिका जी, ये दोनों पैनलिस्ट ने जो कहा है वो अपने अपने सत्य अलग है, लेकिन वो बिल्कुल सत्य है नहीं। वो खुद का सत्य हो सकता है। लोगों की बात का अगर जब तक हम बात करें तो लोगों को पता है किसी भी दल में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। एक दूसरे के प्रति आदर भी तो नहीं है। आपको मालूम है कि पहले के चुनाव में यही कांग्रेस थी जिन्होंने कहा था कि भाई शिवसेना जो कि कट्टर हिंदूवादी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन करके सेक्युलरिज्म को बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। आज वही कांग्रेस और ये शिवसेना उद्धव गेट जो है वो उनके साथ में है। तो बात ये जो बात है विश्वास की या गद्दारी या तो किसी की, ये प्रजा का कोई प्रश्न है ही नहीं। लोगों को सिर्फ बिल्कुल दो ही चीज इसमें मतलब वाली बात निकलती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट, और ये लोगों को ये भी पता है कि भाई कैसे भी करके आप स्टेबल रहिए। ये नहीं कि आप एक ही गवर्नमेंट चलाइए या किसी का सपोर्ट मत लीजिए। जैसे कि वहां केंद्र में क्या हुआ है, हमने नीतीश बाबू का भी सपोर्ट लिया मोदी ने और चंद्रबाबू नायडू का भी लिया, तो देखिए अभी तक तो चल रहा है वो। हालांकि किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन चल रहा है। लोगों को तो अपने काम से मतलब है। इसलिए ये जो अपने इधर उधर की बात जो कर रहे हैं, आक्षेप और दूर प्रति आक्षेप कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, हमें आंखों में पानी चाहिए, ओ खुदा दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए।
बिल्कुल, क्या बिल्कुल। राजनीति में दुश्मन खानदानी हो तो शायद देश का भला ज़रूर हो सकता है, नागरिकों का ज़रूर भला हो सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा जिस कदर रंग बदलती रही है, मुझे लग रहा है जनता भी बड़ी कन्फ्यूज़ होगी। जैसे मैंने रिपोर्ट में बताया कि कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया और जो खिचड़ी पकाई है राजनीतिक दलों ने, जनता इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा और महाराष्ट्र अपने आप में इतना बड़ा स्टेट और इसलिए देश भर की निगाहें इन दिनों महाराष्ट्र चुनाव पर लगी हुई है। चलिए अब बारी-बारी थोड़े से नेताओं पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं शरद पवार की बात करूं, अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, अगर उद्धव ठाकरे की बात करूं, एकनाथ शिंदे की बात करूं, तो किस कदर इन जो राजनेताओं की भूमिका है वो आगे चलने वाली है। सबसे पहले शरद पवार ने कल ही ये संकेत दिए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या संजीव जी क्या मानते हैं आप? शरद पवार किस और इशारा कर रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि महाराष्ट्र अब हमारे हाथ से छूट गया है? देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि शरद पवार चाणक्य है राजनीति में और उनको सब पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसीलिए हारने से बेहतर है कि वो अपने आप ही खुद हट गए हैं और कई बार अजीत पवार और मतलब उनके दलों के लोगों ने कहा है कि शरद पवार जी आपकी अभी उम्र हो गई है, आप इसे संन्यास ले लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी उनका मान सम्मान के लिए ये राइट टाइम है और उन्होंने राइट डिसीजन लिया है। चलिए शरद पवार जी के बारे में मैं जरूर कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी एक प्रतिक्रिया लूंगी और जरूर जगदीश सर को भी सुनना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, शरद पवार को अब लगता है कि अब बीजेपी रूल कर जाएगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की राजनीति हो या चाहे राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें देश की, तो ये जब भी कोई कहानी ये लिखी जाएगी कोई भी, तो ये शरद पवार के बिना अधूरी होगी और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है शरद पवार जी और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कहाँ क्या कहना है और मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पंचोली जी ने भी कह दिया। उन्होंने एक तो बात मानी कि वो चाणक्य है राजनीति के, जो कुछ बने बैठे फिर रहे अपने आप को अपनी पीठ थपाते अपने आप को चाणक्य की पहचान देते हैं, वो तो कम से कम यहाँ पर साबित हुआ कि दूसरे दल के लोग भी सामने वाले भी आज उनको चाणक्य मानते हैं। नहीं तो कुछ तो अपने आप ही चाणक्य बने हुए बीते अपने मीडिया में और सोशल मीडिया में अपने आप को चाणक्य साबित करने के। चलो किसकी ओर आपका इशारा है? किसकी ओर आपका इशारा है? राहुल गांधी की ओर। चर्चा हो तो अपने दर्शक और आप समझ रहे हैं कि क्या कह रहा हूँ, वो सबको पता है कौन कह रहा है अपने आप को चाणक्य गिना रहा है, वो सारे आपके दर्शक भी जानते हैं और आप बखूबी जानते हैं। तो जो राजनीति के जो पहलू हैं और जगदीश भाई ने एक बात कही तो मेरे को उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करनी है। राजनीति में जो ऐसी राजनीति पहले कभी देखने को नहीं मिली, जिस स्तर पे जिस लेवल पे नीचे जिस तरह से इस राजनीति को पिछले 10 साल में लिया गया है, शायद मैं मानता हूं उससे पहले कभी नहीं हुआ। देखिए एक समय ऐसा भी था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 2 बैठक थी, फिर भी विपक्ष का पद उनको दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी एक सम्मानीय व्यक्ति थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे। लेकिन यहाँ राजनीतिक जो हमारी जो अगर ये हमारा जो विचारों की लड़ाई जो होती है हम जिसको बोलते हैं, तो यहाँ एक दुश्मन बना के यहाँ पेश किया जाता है, गद्दार के तरीके से पेश किया जाता है। ऐसी राजनीति नहीं होती है। जो विपक्ष में 2 या 5 या 25 लोग जो चुन के आते हैं, जो सदन में बैठते हैं, उसे इसी देश की जनता ने वोट किया है, इसी देश की जनता ने उसको चुन के वहां पर भेजा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम विरोधी हैं, विचारों से हम विरोधाभास है, तो वो दुश्मन कैसे हो गए, वो गद्दार कैसे हो गए? लेकिन वो जो गद्दार थे उनका प्रमाण दिया हुआ है और इतिहास पूरा सबको पता है। जी, अब गद्दार बन जाएंगे, ये जो बयान है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। जगदीश भाई, मैं आपसे शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगी। क्या सफल हो पाएंगे इस बार या फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान फिर से सौंपनी पड़ेगी? सबसे पहले तो शरद पवार की किसी भी बात का भरोसा करना चाहिए नहीं जी। इसके पहले भी उन्होंने कहा था
इसके पहले की चुनाव में भी उन्होंने कहा था अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूं या तो मैं रिटायर्ड में मैं नई पीढ़ी को तक यानी चांस देना चाहता हूं। काफी हल्ला बोल हुआ उसी बैठक में, हल्ला बोल हुआ और नहीं शरद जी आप रहिए, नहीं शरद जी आप रहिए कर करके वापस में वो आ गए। अभी ये जो ऐलान उन्होंने कहा कल, जैसे जिसका आपने जिक्र किया कि भाई मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, ये ऐसा ही नहीं, इसके पहले 3 दिन पहले ही शरद पवार का यही बयान दूसरे स्टेज पे था कि मैं भले ही 90 इयर्स का हो गया हूं, जब तक जीऊंगा, जब तक मेरा अंतिम सांस है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा और सक्रिय रहूंगा। अभी बोलिए कौन सी बात पे भरोसा करे? तो पॉलिटिक्स में जो आते हैं वो जब तक नहीं जाते तब तक पॉलिटिक्स से नहीं जाते, समझ लीजिए। जी। इसलिए और इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है, हम लोग ये नहीं कहते उनको अभी निकलना चाहिए, ये बात नहीं है। भगवान करे उसको राजनीति में सब कुछ जायज है ये कहा जाता है। पहले तो कहा जाता था कि लव और वॉर से भी परे हो गई है राजनीति अब। बिल्कुल बहन, इसलिए मैं कहता हूँ ना वो गलत बात नहीं है जब तक उनकी अंतिम सांस। उनको सुन लेते हैं, उद्धव जी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं सर। देखिए बहन जी, दुनिया का कोई भी विश्लेषक कुछ भी कहे, समझ लीजिए, लेकिन जो आम जनता है, जो कि ओरिजिनल वोटर्स हैं, जिनके हिसाब से ही पूरा पासा पलट सकता है। अभी आपने देखा जैसे कि हरियाणा की बात हुई थी, दुनिया के सभी विश्लेषक और एजेंसीज ने क्या कहा था और क्या हुआ वो हम लोग जानते हैं। श्रीलंका अपने श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर में क्या सुना था, क्या हुआ, हम सब जानते हैं। देखिए लोग, जो कॉमन लोग हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, ये जो बात हम लोग बाकी राजकीय दलों के साथ मिलकर के या विश्लेषकों के मिलकर के बात करो तो असली बात नहीं आएगी। असली बात वहीं से आएगी जहां से लोग शुरू होते हैं, जहां लोगों को अपना ओपिनियन जो देते हैं। हम लोग बिल्कुल कॉमन मैन के साथ रहते हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में एक बिल्कुल सटीक मान्यता लोगों के दिल और दिमाग में रह गई है और वो निकलनी बहुत गहरी बात है। क्या है? बाला साहेब ठाकरे का जो 100% प्योर हिंदुत्व था, उन्होंने समाधान किया उद्धव ठाकरे ने। जिस कांग्रेस से लेकर के हर पार्टी की बात कर रहे थे बाला साहेब ठाकरे जी कि भाई वो कभी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और आज हम लोग देख रहे हैं कि उनके साथ बैठे उठे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत समझौते किए हैं, उन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी में बहुत से डिफरेंट, क्योंकि एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंट यानी दूसरों से अलग पार्टी मानी जाती थी, शिस्त वाली पार्टी मानी जाती थी। आज उन्होंने भी सब कुछ कर दिया है, हम लोग जानते हैं। यानी पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का जो सिनारियो है वो बदल गया। जैसे कि वीरम भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि एक जमाना था कि वहां आदर्श महत्व थे, अभी आदर्श वाली बात नहीं है, अभी ये प्रैक्टिकलिटी में आ गए हैं। और देखिए ये जो पॉलिटिक्स है, इनसे बड़ा कसदार कोई व्यवसाय नहीं है दुनिया। अभी ये बात छोड़ती है कि जनता की क्या भलाई हो सकती, वो तो बाय प्रोडक्ट है। सबसे पहले सभी दल को अपनी पार्टी का और अपना खुद का विचार ही मतलब होता है, इसलिए अभी ये आदर्श वाली बात की अपेक्षा भी लोगों ने छोड़ दी है। देखिए भ्रष्टाचार की कितनी भी बात करें, अजीत पवार को 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी जिस नरेंद्र मोदी ने बताया था और अभी उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए रखे हैं। देखो पूरा महाराष्ट्र में कहीं सर उनके पास हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं तो वो बात कर रहा हूँ, वो उनका तो बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी या किसी पक्ष का, लेकिन लोगों में भी देखिए किसी ने अजीत पवार का विरोध किया नहीं। जहां भी जाते हैं तो क्या है, लोगों में एक मानसिकता हो गई है कि भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार जैसी बातें हैं, वो तो होता ही रहेगा, उसमें कोई धुले हुए नहीं है, दूध के दूल्हे कोई नहीं है, इसलिए उनकी कोई इफेक्ट नहीं है। अभी जो लड़ाई चल रही है पूरे देश में, ये महाराष्ट्र की बात छोड़िए, झारखंड से लेकर पेटा इलेक्शन, जहां कहीं भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहां भी, और अगले इलेक्शन जब भी होगा तब भी, आप लिख के रखिएगा, अभी होगी वैचारिक लड़ाई
यानी कट्टरवाद, दोनों के प्रति कट्टरवाद। एक पार्टी इसकी है कि भारत में हिंदूवादी या तो हिंदुस्तानी संस्कृति की बात होनी चाहिए, और सामने का धड़ा है वो कहते हैं, सेक्युलर के नाम से कहते हैं कि नहीं, सबको समान हक मिलना चाहिए, हालांकि उनकी बात भी गलत है। तो होगी लड़ाई। ये उद्धव ठाकरे, जैसे आपने प्रश्न किया, उद्धव ठाकरे जी के बारे में सबको यही मानना है, कहा बाला साहब ठाकरे जी का 100% प्योर हिंदुत्व, और कहा इनकी ये विरासत जो उन्होंने बिगाड़ डाली। तो ये जो फैक्टर है बहुत ही उसमें इफेक्टेड रहेगा। जी बहन। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदला है, और एक बहुत बड़ी बात मेहता सर ने कही कि जनता का हित जो है वो बाय प्रोडक्ट है। ये मुझे लग रहा है आज की बाय लाइन में होना चाहिए कि जनता का हित कहीं ना कहीं बाजू पर रख दिया गया है। विरम जी लगातार कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। विरम जी क्या जोड़ रहे हैं आप? मैं मयूरी का जो भी जगदीश भाई जो बोल रहे थे, मेरी कुछ उनकी को जो कुछ बातें थोड़ी सी है, मेरे को उससे थोड़ी असहमति है, और इसलिए उन्होंने बोला, बाला साहब ठाकरे की जो बात की उन्होंने कि वो कट्टर हिंदूवादी थे, और उन्होंने वो देश प्रेमी थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि जो मुसलमान इस देश के साथ जुड़ के जो रहेगा उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ जो नारा लगाते हैं उनका उन्होंने विरोध किया था। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत से मुसलमान जो यहाँ पर है वो इस देश को प्यार करते हैं। आजादी की लड़ाई में भी उन मुसलमानों ने ही अपना, जितना हिंदुओं ने योगदान दिया उतना उन्होंने भी दिया है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदू ही हैं, हम मुसलमान ही है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने सारे धर्मों को एक साथ सम्मान दिया है और सारे धर्मों को साथ लेके चले हैं। और यही तो ये वजह रही है कि आज भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ दोनों के बीच में, तो आज अगर हम भौगोलिक परिस्थिति की अगर बात करें तो पाकिस्तान आप देखो गुजरात से भी शायद छोटा है। तो उसके सामने आज देश के अंदर आज 140 करोड़ की जनता है, कितना बड़ा अपना देश है, और तो एक रह पाया है। तो ये कांग्रेस ने जो बिन सांप्रदायिक की जो नींव रखी थी, तो इसके हिसाब से पाकिस्तान कट्टरवाद पे चला गया, तो आज उसकी दशा क्या हुई, उसकी हालत आप देखो। दूसरों के हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और वहाँ पाकिस्तान कैसे आ जाता है, भारत पाकिस्तान और मुस्लिम। मुझे लग रहा है राजनीतिक दलों के पास जगदीश भाई की जो कुछ बातें थी मैं उसको क्लियर करना चाहता था, मैं करेक्शन उसमें करना चाहता था। और महाराष्ट्र की बात तो देखो, कांग्रेस ने कभी सत्ता के लिए कुछ भी राजनीति नहीं की है। जब देखो राहुल गांधी हमारे लोकसभा का जो चुनाव हुआ तब भी 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ भी करके सत्ता लेनी है उनको, वो चाहे कुछ भी हो जाए। उनके सिद्धांतों के साथ भी अगर बांधछोड़ करनी पड़े तो करने के लिए तैयार है। उसका श्रेष्ठ उदाहरण महाराष्ट्र है। कब बनते जब बनना चाहते परिवार की जो पार्टी है उन परिवारों में कैसे फूट डालनी है, जो अंग्रेजों की नीति थी वही करके गद्दार करके उन लोगों को अपने साथ जोड़ देते हैं और सत्ता लेनी है। लेकिन हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जो चुनाव लड़ रही है, भ्रष्टाचार में जो भ्रष्ट लोग हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने और महाविकास आघाड़ी ने जो 5 गारंटियां दी है, उस गारंटियों के आधार पर जनता जो विश्वास हम पे रखेगी और हम उसके आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो अगर हम पहले की बात करें, छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति जो तोड़ी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाई थी, वो आज भी वहां पर खड़ी हुई है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 8 महीने पहले छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति लगाते हैं और उसमें उतना भ्रष्टाचार होता है, उनको पैसे चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास राहुल गांधी महाराष्ट्र जी मयूरी का 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड लूंगा मयूरी का 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड प्लीज। तो महाराष्ट्र की जनता ये सब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसको सत्ता हथियानी है, कुछ भी करके तो सत्ता में रहने चाहती है, और ये जनता बखूबी जान चुकी है। तो इसीलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और एक स्टेबल, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक स्टेबल सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट और लोगों के साथ एक सच्ची लोकशाही वाली सरकार, वो महाविकास आघाड़ी अगले 5 साल के लिए देने जा रही है।
चलिए 23 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजीव जी के पास लौटती हूँ। संजीव जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर कामयाब क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है। अभी अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेसिक लेवल पर सोचना चाहिए कि हम कामयाब नहीं हो सकते अकेले दम पर। क्यों ऐसा लगता है? आप हर राज्य में फतेह कर रहे हैं, महाराष्ट्र क्यों नहीं? देखिए, पहले भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सरकार बनी थी। पर हर राज्य का पॉलिटिक्स अलग होता है और हम समझते हैं कि जैसे साउथ में जाएंगे तो वहां पर प्रादेशिक पार्टियों का एक प्रभुत्व होता है। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है जिस पर पूरे देश पर महाराष्ट्र की राजनीति का प्रभुत्व है। तो काफी जो मतलब अपने जो जमाने से वीर सावरकर जी थे, हमारा जो ये नागपुर में उसका आरएसएस का वो संस्थान भी है। तो एक पूरा जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि जो एपिक पॉइंट है वो पूरे भारत में महाराष्ट्र है और दूसरे उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो काफी लोगों का प्रभाव रहता है क्योंकि काफी लोग वहां की राजनीति में है और हम समझते हैं और हमें पता भी है कि कई सालों से कांग्रेस ने महाराष्ट्र में काफी अपना वर्चस्व दिया है। शरद पवार एंड पार्टी हो या पुराने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि शरद पवार भी इंदिरा गांधी से ही छूट के अपनी अलग पार्टी बनाई हुई है। तो वो एक जो पूरा इतिहास है, वो इतिहास को हम भुलाने में काफी सक्षम हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छी विचारधारा से एक महाराष्ट्र की जनता अभी भी क्या भाजपा की विचारधारा को पूरी तरह से अपना नहीं पा रही है? देखिए, मैं आपको कह चुका हूँ जो पुराने जो मूल लगे हुए हैं उसमें कहीं तरह से भारतीय जनता पार्टी का विजय है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं थे महाराष्ट्र में और आज एक अगली पदान की एक नंबर 1 पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। चलिए, क्या होगा ये नजर बनी होगी। लेकिन जगदीश भाई, मैं आपके पास लौटूंगी। राहुल गांधी, अब राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव में इतनी अच्छी सफलता जब उन्हें मिली, संगठन के साथ मिलकर ही भले मिली, उन्हें लग रहा है कि वो महाराष्ट्र पर भी फतेह कर सकते हैं। कितनी संभावनाएं देखते हैं सर आप इसकी? जगदीश भाई, देखिए, राहुल गांधी जी, संभावना वैसे तो उनके पास खुद के पास ऐसे कोई मुद्दा नहीं है जिनको वो भुना पाए, लेकिन जातिगत जनगणना यही तो एकमात्र ब्रह्मास्त्र है उनके पास जिनकी बात वो किया करते हैं। और जातिगत जनगणना में वो क्या कहते हैं कि दलित और माइनॉरिटीज, ये दोनों जो हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और जो कुछ भी राष्ट्रीय संपदा है, यानी जो भी कुछ भी है उपलब्धि, वो गिने चुने उद्योगपतियों ही उनके खामे में गई हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना है और उनका जो नजर है उनकी, वो है एक ओबीसी, माइनॉरिटीज और दलित के ऊपर, इसलिए वो जातिगत जनगणना वगैरह की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कि पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है, ठीक वैसे ही तरह अभी लोगों यानी वोटर्स, मतदारों का भी अपना एक एजेंडा हो गया है और वो एजेंडा है वैचारिक। क्योंकि सबको पता है, अभी देखिए जैसे कि बीरम भाई ने भी कहा था कि हमने 5 गारंटी यानी महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी दी है, तो ये तो लोगों को पता है कि ये रेवड़ीबाजी है। जैसे कि ये 5 गारंटी क्या है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग महिलाओं को प्रति मास 3,000 रुपया देंगे, हम लोग किसानों का कर्ज माफ 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर देंगे, बेरोजगार लोगों को हम 4,000 रुपया प्रति माह यानी महीने 4,000 रुपया देंगे, परिवार का 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे और 50% अनामत यानी रिजर्वेशन की जो मर्यादा है 50% उनको हम लोग बढ़ा देंगे। अभी ये जो बात है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जातिगत जनगणना। क्योंकि ये सब जो रेवड़ीबाजी मैंने कहा, वो तो शिंदे वाली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 10 गारंटी दी, इन्होंने अगर 5 दी तो उन्होंने 10 दी। क्या कहा, लाडली बहन योजना वो दाखिल की 1,500 के बदले 2,100 रुपया, 2,100। फिर महिला सुरक्षा को 25,000, महिला पुलिस 25,000 महिला पुलिस रखेंगे।
किसानों की ऋण माफी भी उन्होंने भी कही है। और किसान सम्मान योजना जो है कि सालाना हम 15,000 रुपया देंगे, जो पहले 12,000 रुपये थी, अभी हम लोग 15,000 देंगे। और एमएसपी जो है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है एमएसपी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी वाली जो युति है, उन्होंने कहा कि हम लोग 20% सब्सिडी देंगे। फिर जो गरीब लोग होंगे उनको हम खाना और मकान वगैरह देंगे, वृद्धों को हम लोग पेंशन देंगे, महिलाओं को 25 लाख को नौकरी। तो ये सब जो बातें हैं बेन, वो गारंटी वाली, वो गारंटी पूरा करने की गारंटी नहीं है, ये देने की गारंटी है। अभी वो पूरा करे तब ठीक है। और दूसरा, ये अगर ये पूरा भी अगर करते हैं, समझ लीजिए, तो वो हमारे ही टैक्स से होने वाला है। तो लोगों में ये इफेक्ट नहीं होगी कि तुम कितनी रेवड़ीबाजी कर रहे हो। अभी लोग क्या है, दूरंदेशी यानी दूर की सोचते हैं कि पहले तो सर सलामत तो पगड़िया बहुत, हम अगर रहेंगे तो ही ये सब बातें हैं हमें फायदे में रहेगी। अगर हमारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। इसीलिए मैंने आपको इसी के पहले ही बात में शुरू की, अभी आइडियोलॉजिकल ही सब कुछ चल रहा है। पॉलिटिक्स और पूरे वोटर्स जो है, मतदार, उनके दिमाग में आइडियोलॉजी की बात चल रही है, जिनको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से और ये महाआघाड़ी जो है अपने हिसाब से ट्राई कर रही है। जो कटेंगे और बटेंगे वाली बात जो है, ये सभी जो मैंने 5 महाआघाड़ी वाली बात कही और महायुति वाली 10 गारंटी, ये 10 और 5 गारंटी की बजाय सबसे आगे अगर कुछ चल रहा हो तो ये कटेंगे बटेंगे वाला सूत्र चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के बीच में एक बात है कि अगर हम बचेंगे तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, अगर हम ही नहीं बचेंगे तो इनका कोई फायदा नहीं। तो ये रेवड़ीबाजी वाली बात भी नहीं चलेगी। गुड गवर्नेंस और सेफ्ट गवर्नेंस और प्रजा कल्याण की बात करेंगे तो ही सब कुछ चलेगा। अभी ये महाराष्ट्र की जो चुनाव होगा उसमें ये हमें देखने को मिलेगा बेन जी। जी जी, बहुत एक छोटे से सवाल के साथ इस चर्चा को संपन्न करने जा रही हूँ। दोनों पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछूंगी कि कोई भी पार्टी, आप दावे तो कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी 288 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, सब जगह गठबंधन ही चुनाव लड़ रहा है। ये जो खिचड़ी है, क्या महाराष्ट्र की जनता पसंद करने वाली है? संजीव जी, छोटा सा जवाब। देखिए, अभी हमने ही शिंदे साहब के साथ में फडणवीस जी ने सरकार चलाई है, और एक तजुर्बा भी ये रहा है महाराष्ट्र के लोगों के कि एक स्टेबल और अच्छी सरकार, एक विकास लक्ष्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की युति से बनी हुई है। और आप बॉम्बे जाके देखिए, जो सी लिंक का जो ब्रिजेस बने हैं, बॉम्बे का जो नया डेवलपमेंट हुआ है, बॉम्बे में जो मेट्रो का डेवलपमेंट हुआ है, नया एयरपोर्ट बना है, पूरे महाराष्ट्र में गांवों तक जो सड़कें बनी है, पूरे महाराष्ट्र के इंटरनल भागों में जहां पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छी तरह से पहुंचाया है। तो लोग ये सब देखते हुए भली भांति भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो युति बनी हुई है और हिंदुत्व के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी को मत करेंगे और एक स्टेबल सरकार को मत करेंगे, यही हमारी सोच है। और आने वाले दिनों में एक अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, जैसे जगदीश भाई ने कहा कि कौन गुड गवर्नेंस देगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज द ओनली भारतीय जनता पार्टी एंड इस पार्टीज। सर, स्टेबल सरकार का दावा तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। विरम जी, एक छोटा सा जवाब। तो जगदीश भाई ने भी जो बात कही, और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 5 जो हमारी योजना जो गारंटी है, वो 5 गारंटियां उन्होंने गिना दी, तो प्रजा को इससे हम पर विश्वास आएगा कि हमने जब भी जहां जो वादे किए वो वादे हमने पूरे किए। कर्नाटक की बात कर लो आप, यहाँ पर तेलंगाना की बात कर लो, जो हमने वादे किए वो वादे हमने पूरे किए हैं। तो इसीलिए हमारे साथ कौन से वादे कहाँ पूरे हुए, मुझे लग रहा है पूरी अलग डिबेट रखनी पड़ेगी। और जो जगदीश भाई ने एक और बात कही कि हमारे पास दूसरी उसके अलावा कोई बात है नहीं, जाति जनगणना, लेकिन महंगाई मुद्दा है, वहां पर बेरोजगारी मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं। और जनता भली बात जाती, उनको साथ लेके हम चल रहे हैं। और इसीलिए जो हमने वादे किए, हमने सरकार में साथ में रहकर सेंट्रल में भी चलाई है, 10 साल चलाए हमने। भारतीय जनता पार्टी की तो बहुमती थी और वो चल रहे थे, लेकिन हमने तो वहां पर सरकार जो चलाई है 2004 से लेके 2014 तक, वो हमने सहयोग से ही चलाई है, अन्य पार्टियों के सहयोग से। तो हम वहां पर यूपीए शासन रहा, यूपीए 1 और यूपीए 2 जी। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। और ये भरोसा हमारी महाविकास अघाड़ी के सारे जो पक्ष है साथी, उनको भी पता है और जनता को भी पता है।
चलिए 23 नवंबर का इंतजार कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वीएनएम टीवी आपको देखते रहना है, क्योंकि ये सारी जो कश्मकश चल रही है वो वीएनएम टीवी के जरिए आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़े रहना है क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।